हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको क्लास 9 से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही में हर वीडियो के एंड में हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्मार्ट आइडिया डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कमोडिटी विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी कुछ ऐसी चीज है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है तो उसको लेने के लिए हमें उसके लिए क्या पे करनी पड़ती है? एक मनी, एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, यानी कि हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। कि अगर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, वो जैसे आप इंडिया में हो तो वो रुपये को एक्सेप्ट करेगा, किसी और कंट्री में हो तो वो उसकी करेंसी को एक्सेप्ट करेगा। तो कॉमनली एक्सेप्टेड भी होती है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। अब होता क्या था, मनी से पहले होती थी हमारी सीसी इकोनॉमी। ये भी पेपर में आता है, विच इकोनॉमी एग्जिस्ट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो सीसी इकोनॉमी यानी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, जिसमें क्या होता था कि मनी का कोई यूज नहीं होता था, सिर्फ कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, बार्टर सिस्टम क्या होता था? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम तब हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता था जब मनी होती ही नहीं थी। तो क्या होता था कि जब भी किसी को कुछ चीज़ खरीदनी होती थी तो सेम टाइम पे उसे कुछ सेल करना होता था। यानी उसने अपने घर में से कोई चीज़ उठा के किसी और पर्सन को दे दी और कोई चीज़ उससे ले ली। तो गुड्स को गुड्स के साथ ही एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए पर्सन को हॉर्स चाहिए, तो वो बी के पास गया, उसने कहा कि मेरे को हॉर्स चाहिए तुम्हारा, और उसके बदले बी ने कहा कि मुझे वीट चाहिए, तो उसने उसको वीट दे दिया, उसने हॉर्स दे दिया। तो ये था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। ठीक है, मनी होती ही नहीं थी उस टाइम पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो आप देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। तो इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी जो बार्टर सिस्टम में थी, कि बार्टर सिस्टम में जब भी हमें ट्रेड करनी होती थी तो उसकी एक प्री कंडीशन होती थी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यानी कि दोनों तरफ से कोइंसिडेंट होना चाहिए। जो भी दो पर्सन ट्रेड कर रहे हैं, जो भी दो पार्टी ट्रेड कर रही है, उनके आपस में जो चीज़ चाहिए दोनों के पास होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ए बी सी तीन पर्सन थे। तो इनमें क्या हुआ कि जो ए पर्सन था उसको चाहिए थे वीट। ठीक है, तो वो बी के पास गया क्योंकि वीट तो बी के पास थे। तो बी से उसने कहा कि मुझे वीट चाहिए। तो बी ने ए से कहा कि मुझे वीट के बदले में ना राइस चाहिए। अब ए के पास तो हॉर्स है ना, सिर्फ राइस तो है ही नहीं उसके पास देने के लिए, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते। यानी जो ए को चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, जो बी को चाहिए वो ए के पास, तभी डबल कोइंसिडेंट होएगा। ठीक है, अब ए को जो चाहिए वो तो बी के पास है, पर बी को जो चाहिए वो ए के पास नहीं है, तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स नहीं है। ऐसे ही सेम बी सी के पास गया, तो जो उसको चाहिए थे वीट सी को, बट बी को राइस चाहिए थे, तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्योंकि वहां से डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट हो रहा है। क्योंकि सी को वीट चाहिए और बी को राइस, तो तब डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट पूरा हो रहा है। तब बार्टर सिस्टम में आप ट्रेड कर सकते हो, कि जब आपके पास दोनों पार्टीज के पास जो भी गुड्स है वो एक दूसरे एग्री कर रहा है उसे परचेज करने को, तब भी बार्टर सिस्टम में ट्रेड हो सकता था। सेकेंड आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में, कि हम अपने गुड्स की वैल्यू नहीं बता सकते थे कि मनी वैल्यू क्या है, क्योंकि मनी तो उस टाइम पे होती ही नहीं थी। तो हम अपने गुड्स की एक कॉमन यूनिट में वैल्यू नहीं बता सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक गुड्स की जो वैल्यू थी वो किस पे डिपेंड करती थी? दूसरे गुड्स की वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन ने हॉर्स को बेच के 5 kg ऑफ वीट खरीद लिए, तो एक हॉर्स की वैल्यू 5 kg ऑफ वीट बन गई। ठीक है, और वहीं एक और पर्सन था जिसके पास भी हॉर्स था, उसने वो हॉर्स 10 kg ऑफ राइस के बदले सेल किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम वैल्यू नहीं बता पा रहे हमारे गुड्स की वैल्यू है क्या। वैल्यू भी दूसरे गुड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर मैं पूछूं आपकी कार की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5 लाख। फोन की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो उस टाइम पे ऐसे हम गुड्स की वैल्यू नहीं बता सकते थे मनी टर्म्स में।
थर्ड प्रॉब्लम जो थी डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट सेम होती है, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट को ही बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। होता क्या था कि जैसे एक पर्सन ने अपनी काव सेल करी और उसने कहा कि मैं उसके बदले ना तुम्हें 1 kg वीट दूंगा हर मंथ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, पहले मंथ उसने वेट दिया, सेकंड मंथ दिया, थर्ड मंथ दिया, हर मंथ इंस्टॉलमेंट में वो वेट पे कर रहा है। हुआ क्या, 7-8 महीने बाद उसके पास बहुत सारा वेट कलेक्ट हो गया, तो उसने कहा कि इतना सारा वेट का मैं क्या करूंगा, इसलिए अब मुझे तुम कोई और कमोडिटी में पे करो। पर उसके पास तो सिर्फ एक वेट ही प्रोड्यूस कर रहा है वो फार्मर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट में बहुत ज़्यादा आती थी। पहली प्रॉब्लम तो ये कैलकुलेट करना कि कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, और इंटरेस्ट निकालना। आज की डेट में तो हम मनी पे निकाल लेते हैं ना कि तुमने मुझे इतने पैसे दिए, इस पे 10% इंटरेस्ट बना, तो इतने में तुम्हें वापस कर दूंगा। अब तुमने उसकी इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट कितना पे करना है गुड्स की टर्म में, कि एक बैग के साथ ½ kg और वीट एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे। तो वो सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। लास्ट आता है डिफिकल्टीज इन स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि गुड्स को स्टोर करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसको ट्रांसफर करना तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बार्टर सिस्टम में जब हम सेविंग करते थे, आज के टाइम में हम सेविंग करते हैं तो मनी को सेव करते हैं तो इजीली हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। एक ही पर्स में आपके बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो सकते हैं ना, उस एक तरह। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सेविंग करना गुड्स की टर्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी लगती है। ऊपर से आपने ये रखना ध्यान कि हमारा जो गुड्स है वो ख़राब ना हो जाए, वीट आप स्टोर कर रहे हो तो वो ख़राब ना हो जाए क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। सेकंड चीज़, ट्रांसफ़र करना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे जो लोग किराए पे रहते हैं उनको तो पता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने में कितने ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। बट अब मनी के आने से क्या हुआ, मनी को स्टोर करना भी बहुत ईजी है। एक ही बैग में आपके 1 लाख रुपए तक सेव हो सकते हैं। और दूसरा, ट्रांसफ़र करना भी बहुत ईजी है, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मनी को ले जा सकते हो, और अब तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो थे ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है फंक्शन ऑफ मनी, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को मॉडिफाई कर देना है। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो देयर इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इजी इन फ्यूचर पेमेंट, इजी इन स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और वही आपने एक्सप्लेन कर देना है। फंक्शन ऑफ मनी भी पेपर में आता है, आपने इनको ही पॉइंट्स को कर देना कि मनी में ये चीज़ नहीं चाहिए, मनी में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना कि पेपर में आप जब भी आंसर अटेम्प्ट करते हो तो कोशिश करो बुक वाली ही हेडिंग याद करने की। हेडिंग बुक की याद करो, एक्सप्लेनेशन आप अपनी भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मेनली 4 फॉर्म्स होती है। सबसे पहले फेट मनी, फिर फिड्यूशरी मनी। तो देखो फेट मनी क्या होती है, इट रेफर्स टू द मनी विच इज़ इशू बाय गवर्नमेंट। जो भी मनी गवर्नमेंट इशू करती है, जितने भी कॉइन्स है, जितने भी नोट है, 100 का नोट, 200 का, 500, 2000 का, ये सारे क्या है, फेट मनी के एग्जाम्पल्स। फिड्यूशरी मनी क्या होती है, ये वो मनी है जो पब्लिक इशू करती है। अब पब्लिक थोड़ी नोट छापती है, पब्लिक क्या करती है, जैसे कि 2 पार्टीज है, पेयर और पेई, ठीक है। उन्होंने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करके एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब मनी की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसका एग्जांपल आता है चेक। जैसे 2 पार्टी मिलके चेक बनाती है, तो चेक भी पैसे का ही काम करता है ना, सेम। और चेक से भी मनी वाले सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो उसको हम फिड्यूशरी मनी काउंट करते हैं कि वो 2 पार्टी के ट्रस्ट से बना है, ठीक है। उसके बाद आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडी मनी, देखो नाम से ही लग रहा है ना, पूरी बॉडी, यानी कि जिस मटेरियल से वो मनी बनी है, कॉमोडिटी वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू बिल्कुल सेम है। जिस चीज़ से वो मनी बनी है और जितनी उसकी मनी वैल्यू है वो सेम है। जैसे कि 1 रुपये का कॉइन इंडिया में जिस मटेरियल से वो बना होता है, उसको आप लोहे के रेट पे भी सेल करोगे तो भी 1 ही रुपये का सेल होएगा, और उसकी मनी वैल्यू भी 1 रुपये ही है। ऐसे ही राजा महाराजाओं के टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम होती थी, ठीक है। और क्रेडिट मनी इसका अपोजिट होती है। इट रेफर्स टू द मनी जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। जैसे देखो 2000 का नोट है, उसको बनाने में आपको पता होगा 1 से 1.5 रुपया लगता है उसको बनाने में सिर्फ। तो उसकी जो कॉमोडिटी की वैल्यू है, जिस चीज़ से वो बना है, मटेरियल की वैल्यू बहुत कम है। मनी की उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज़। मार्केट में वो 2000 का चलता है, तो मनी वैल्यू उसकी ज़्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ये चारों का अपने मीनिंग और एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं आता, 1 मार्क्स में डेफिनेशन ही आते हैं इस टॉपिक से।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी देखो क्या होता है कि ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक और फ्लो फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। स्टॉक ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी सेम ही चीज़ है, ठीक है। कि जितना भी मनी का वो है स्टॉक पीपल के पास कंट्री में, उस सबको सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। जितना भी लोगों के पास पैसा है कंट्री के लोगों के पास, वो सारा सप्लाई ऑफ मनी आता है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि इसके अंदर स्टॉक हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है ना वो नहीं आता, और ना ही वो पैसा आएगा जो बैंकिंग सेक्टर के पास है। क्योंकि देखो इनकी हम क्यों नहीं इंक्लूड करते गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो मनी को बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने ये देखना है आईफोन की सप्लाई कितनी है मार्केट में, तो मैं वही काउंट करूंगा ना जो फ़ोन मार्केट में सर्कुलेशन में है, जो लोगों के पास फ़ोन है और जितने सेल होने के लिए शॉप्स पे है, उसमें हम वो तो नहीं काउंट करेंगे ना जो आईफोन कंपनी के अंदर अभी बन रहे हैं या वहाँ पे स्टॉक पड़ा है। तो ऐसे ही मनी में भी हम उसी पैसे को गिनते हैं जो पब्लिक के पास है। उसके बाद आपका आता है MI मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसका देखो फॉर्मूला है M1 = C+DD+OD। सी से मतलब है कि जितनी भी सारी करेंसी है जो पब्लिक के पास है, जितने भी कॉइन्स है, जितने भी नोट्स है जो लोगों के पास है, वो सी का पार्ट है करेंसी का, ठीक है। सेकंड है DD, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होते हैं जो भी पब्लिक की डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक में, जो भी आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है ना उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो आप अपनी मर्जी से अपनी डिमांड से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, है ना। आपका मन करेगा आप ATM जाके विड्रॉ कर लोगे, वो डिमांड डिपॉजिट है। थर्ड आपका आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आपने याद रखना है डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, या डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना IMF, और वर्ल्ड बैंक। इनके भी जो डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास, वो किसका पार्ट है, अदर डिपॉजिट का। तो जब भी हम मनी सप्लाई निकालते हैं M1 मेजरमेंट से, तो ये तीनों चीज़ें प्लस होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि इसमें ये नहीं आता डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट विद RBI और डिपॉजिट ऑफ कंट्री बैंकिंग, ये तो मैंने पहले भी बताया ना नहीं काउंट करते, तो इसमें भी नहीं काउंट करते मनी सप्लाई बाय M1 मेजरमेंट। लास्ट टॉपिक आपका आता है हु सप्लाई मनी। तो मनी को तीन पार्टी है जो सप्लाई करती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वो मनी को सप्लाई करता है, ठीक है। सेकंड कमर्शियल बैंक, वो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वो हम बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई करते हैं। थर्ड आता है गवर्नमेंट, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, उसके पास पावर है, जितने भी कॉइन होते हैं 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का, ये सारे कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो 1 रुपए का नोट आता था ना, अभी भी आता है, वो कई जगह बहुत लिमिटेड सप्लाई होती है, वो भी कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितने भी नोट है वो सब RBI इशू करता है। अब आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई जब हमारे पास मशीन है नोट छापने की इंडिया में, तो हम उस मशीन से जितने मर्जी चाहे नोट क्यों नहीं छाप के सबको बांट देते हैं पूरी कंट्री में, कि गरीबी मिट जाए, इतने लोग गरीब है, पैसे छाप के लोगों को दे दो। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज RBI जो है ना वो मनी को, करेंसी को इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से जितने मर्जी नोट छाप सके, उनको एक परमिशन लेनी होती है वर्ल्ड बैंक से बाय मेकिंग अ मिनिमम रिजर्व। उन्हें पहले एक रिजर्व बनाना होता है 200 करोड़ रुपए का, जिसमें से 115 इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है और 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स डिबेंचर। मतलब पहले उन्हें एक रिजर्व बनाना होता है 200 करोड़ रुपए का, जिसमें से गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज शो करनी होती है। तो ये रिजर्व जब RBI दिखाएगा कि हमारे पास इतना गोल्ड है, इतनी फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, तभी उसको वर्ल्ड बैंक से परमिशन मिलती है कि तुम इतने नोट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और उतने ही गिन के नोट प्रिंट होते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं, ठीक है। अब फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि तो वर्ल्ड बैंक को कौन सा पता चलना, इंडिया में चुपचाप गवर्नमेंट प्रिंट कर दे नोट, मशीन तो इंडिया में ही है। बट क्यों नहीं करती, बिकॉज जितनी भी मनी की सप्लाई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है इकोनॉमी में। जैसे मान के देखो कि ऐसे करा कि उन्होंने नोट प्रिंट करे और सारे गरीबों को बांट दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि सारे लोगों के पास पैसा आ गया। अब जब पैसा आ गया तो वो घर पे बैठे प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, वो कह रहे कि पैसा है तो क्या जरूरत है, इतना पैसा है हमारे पास, खत्म ही नहीं होना। तो क्या होएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन नहीं होएगी। फार्मर वो नहीं करेगा, एग्रीकल्चर कहेगा पैसा है तो मैं तो खरीद लूंगा फसलें, ठीक है। ऐसे ही
सेम बाकी लोग भी क्या करेंगे कि प्रोडक्शन करनी ही नहीं, उन्होंने कुछ ना जो भी काम करते हैं वो सारे काम छोड़ देने लोगों ने। अल्टीमेटली क्या होएगा, प्रोडक्शन कम हुई तो इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाएगी गुड्स की सप्लाई कम होने से क्या होती है, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर मनी वाला। आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हमसे लाइव पढ़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।